बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। फिज़िक्स 10th यूनिट नंबर 10 लेक्चर 9 26 जून 2020 DPS IC पुशअप। ठीक है, आज बच्चे हम लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हमने तकरीबन 10 यूनिट जो है वो सारा पढ़ लिया है, सिर्फ उसकी एक्सरसाइज रह गई है। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट टू स्टार्ट। एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इसके ऊपर आपके पास ये समरी गिवन है। ये समरी आपने लाजमी रीड करनी है। इसमें बहुत अहम पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट ये समरी रीड नहीं करते, तो आपने ये समरी लाजमी एक दफ़ा रीड करनी है, ताकि आपको मुकम्मल निचोड़ जो है बुक का, वो इस मुकम्मल निचोड़ जो इस चैप्टर का है वो इस समरी में मिल जाएगा। जो अहम पॉइंट हैं वो आपको पता चल जाएंगे। मज़ीद फिर उनमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले आ रहा है मल्टीपल चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल कौन सी है? द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, द सीलिंग ऑफ द मोशन ऑफ सीलिंग फैन, द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अ बाउंसिंग बॉल ऑन अ फ्लो। तो आपने कौन सी पढ़ी है? द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो फर्स्ट का ऑप्शन ए करेक्ट है। फर्स्ट का ऑप्शन ए करेक्ट है। कि मैं सिर्फ बोलता जाऊंगा, आप नोट करते जाइएगा। If the mass of a bob of simple pendulum is increased by a factor 3, the period of pendulum motion will। कि अब यहाँ पर दो बातें आपने रखनी है। एक, क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है? मैस 3 टाइम इंक्रीज हो रहा है। और किसका? सिंपल पेंडुलम का। ठीक है, मैस इंक्रीज हो रहा है और किसका? सिंपल पेंडुलम का। और आपने फाइंड क्या करना है कि टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट होता है। तो बच्चे, पेज नंबर 3 पर आपके पास एक रिलेशन आ रहा है। ये आपके पास क्या है? टी इज इक्वल टू 2 पाई m/k। इस इट्स मीन, और ये टाइम पीरियड किसका है? ये टाइम पीरियड आपके पास मैस स्प्रिंग सिस्टम का है। ये मैस स्प्रिंग सिस्टम का है। और मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है? मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट या मैस ऑफ द बॉडी अटैच टू स्प्रिंग, एंड के स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है। जबकि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का रिलेशन आपके पास क्या है? टी इज इक्वल टू 2 पाई l/g। तो इट्स मीन कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है? दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। एक, लेंथ ऑफ द बोब पर, और सेकंड आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर। ठीक है, और हमें अब उसमें क्या बताया गया है? हमने किसका बताना है? सेकंड मल्टीपल जो चॉइस है उसमें हमने हमने टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम बताना है कि जब मैस को आप क्या कर दें? 3 टाइम इंक्रीज कर दें। तो बच्चे यहाँ पर देख लें कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट अपॉन द मैस। इस पेंडुलम वाले टाइम पीरियड के रिलेशन में कहीं मैस का जिक्र नहीं है। तो इसलिए अगर आप मैस की वैल्यू को चेंज करते हैं तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो टाइम पीरियड इज रिमेन कांस्टेंट बिकॉज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑन मैस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। सेकंड का ऑप्शन बी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो आपने एग्जांपल किसकी ली थी? अ हेलिकल स्प्रिंग स्लिंकी स्प्रिंग सिस्टम, जिसके थ्रू आपने क्या किया था? पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस करवाई थी, फिर ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस करवाई थी, जिससे के थ्रू फिर आपने एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांसफर वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव की। तो थर्ड का ऑप्शन सी करेक्ट है, अ हेलिकल स्प्रिंग स्लिंकी। ठीक है, वेव ट्रांसफर, वेव क्या ट्रांसफर करती हैं? एनर्जी। ये बहुत ही इजी है। तो ये फोर्थ का ऑप्शन ए करेक्ट है। थर्ड का ऑप्शन सी करेक्ट है, फोर्थ का ऑप्शन ए करेक्ट है। वेव्स ट्रांसफर एनर्जी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो एनर्जी ट्रांसफर किस तरह होती है? कंडक्शन के थ्रू भी हो रही होती है कि आप जब एक आयरन रॉड है उसके एक एंड को हीट करते हैं तो वो हीट ट्रांसफर होकर उसके दूसरे एंड तक भी पहुंच जाती है, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? कंडक्शन। रेडिएशन, जब आपके पास सनलाइट आ रही होती है तो उस वक्त रेडिएशन के थ्रू अर्थ पर हीट एनर्जी आ रही है। इसके अलावा जब सर्दियों में आप आग के करीब बैठते हैं, हीटर के करीब बैठते हैं, तो उस वक्त थ्रू रेडिएशन हीट जो है वो आपकी बॉडी को मिल रही होती है। वेव मोशन के थ्रू भी एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो इट्स मीन आपके पास फिफ्थ का ऑप्शन डी करेक्ट है कि ऑल ऑफ दिस इन कंडक्शन के थ्रू, रेडिएशन और वेव मोशन के थ्रू आपके पास एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो फिफ्थ का ऑप्शन डी करेक्ट है। इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द सेम, क्या होती है? स्पीड सेम होती है। तो सिक्स का ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी आपके पास रेडियो वेव है, उसकी और फ्रीक्वेंसी होगी। इसके अलावा आपके पास एक्सरे है, उसकी और फ्रीक्वेंसी होगी। इसी तरह रेडियो वेव की अपनी वेवलेंथ होती है, एक्सरे की अपनी वेवलेंथ होती है, जबकि एम्पलीट्यूड भी हर वेव का डिफरेंट होता है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी कौन कौन सी होती हैं? हीट वेव्स, लाइट वेव, आपके पास रेडियो वेव, एक्स रेज, कैमरा रेज, अल्ट्रावायलेट वेव, माइक्रोवेव्स, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इन सब की स्पीड जो है वो सेम होती है। और वैक्यूम के अंदर इनकी स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन द वैक्यूम होती है। तो ऑप्शन ये सिक्स का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास 7 आ रहा है। A large ripple tank with a vibrator working at frequency of 30 Hz produces complete wave in a distance of 50 सेंटीमीटर। द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज। यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और वेव जो है वो कितने डिस्टेंस में कंप्लीट हो रही है? 50 सेंटीमीटर में। तो कंप्लीट वेव की जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है उसको आप क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर वेवलेंथ कितनी है आपके पास? 50 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास? 30 यार्ड। और वेलोसिटी स्पीड किसके इक्वल होती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, आपने वेव इक्वेशन पढ़ा है। वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ पर ये जो बी नाइन्थ नाइन्थ एमसीक्यूज के ऑप्शन बी में भी आपके पास लिखा हुआ है करेक्ट इसका। वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो एफ की वैल्यू क्या है? 30, जबकि वेवलेंथ की वैल्यू क्या है? 50 सेंटीमीटर। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 50 आपके पास क्या होगा? 1500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। सेवंथ का ऑप्शन डी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। अब आपके पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो इसमें v लैम्डा और फ्रीक्वेंसी ये तीनों क्या कर रही हैं? एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं। तो आपके पास स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को आप एक इक्वेशन के साथ शो करवाते हैं, जो कि इक्वेशन आपके पास क्या है? जो कि इक्वेशन आपके पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, ये रिलेशन करेक्ट है। बाकी भी रिलेशन गिवन है तीन, ये रिलेशन गलत हैं। ये जब नाइन्थ एमसीक्यूज करते हैं तो उस वक्त मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो 8 में आपके पास क्या चीज़ आ रही है? एम्पलीट्यूड जो है वो इन तीन क्वांटिटीज के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो 8 का ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। एक के चेंज होने से दूसरी चेंज हो जाती है, या एक के कम होने से दूसरी बढ़ जाती है, या एक के कम होने से दूसरी भी कम हो जाती है। तो इस तरह ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है। जबकि एम्पलीट्यूड जो है ये इस तरह इनके ऊपर, इनके साथ इनका कोई एम्पलीट्यूड का कोई रिलेशन नहीं बनता, इंडिपेंडेंट है। तो 8 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 8 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास है द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा ऑफ द वेव इज। कौन सा इन चारों में से करेक्ट है? अब वी एफ और लैम्डा के दरमियान रिलेशन है, मगर कौन सा रिलेशन करेक्ट है? तो ये आपने पढ़ा है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बुक में भी आपके पास शो है, मैं आपको इक्वेशन दिखा देता हूँ मजीद एक दफ़ा। वेव इक्वेशन कहाँ है आपके पास? ये आपने पेज नंबर 12 पर, पेज नंबर 12 पर आपके पास इक्वेशन 10.5, इक्वेशन 10.5 आपके पास गिवन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जिसमें क्या बताया जा रहा है कि आपके पास करेक्ट रिलेशन क्या है? v इज इक्वल टू
एफ लैम्डा। तो नाइन्थ का ऑप्शन डी करेक्ट है, नाइन्थ का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, रिव्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। रिव्यू क्वेश्चन जो है तकरीबन ये सारे आपके पास इनके आंसर बुक के अंदर सिंपल सिंपल गिवन है, आप इन्हें आसानी से तलाश कर सकते हैं। जिस तरह व्हाट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन आपने लिख देनी है, उसकी नेसेसरी कंडीशन जो हैं वो लास्ट में 4-5 लिखी हुई हैं जो हमने टॉपिक एंड किया था। तो ये मीन कि आपके पास थिंक ऑफ सेवरल एग्जांपल ऑफ मोशन इन एवरी डेली लाइफ डेट और सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये चीज़ें जो हैं रिव्यू क्वेश्चन जो हैं ये आप खुद कर लेंगे, इजी हैं। ठीक है, इनमें से अगर किसी क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आती कि क्या आंसर बन रहा है तो वो अपने मुतलका टीचर से आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन। एक्सरसाइज के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आज हम कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन है, जबकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन का मेरे पास सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, उसके साथ और उसके साथ और एक दो चीज़ें हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ और सेंड भी कर देता हूँ। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नोट्स से ही हम पढ़ते हैं, वो नोट्स मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपको आंसर का पता हो और आप इजीली हैंडल कर सकें। ठीक है, if the length of a simple pendulum is double, what will be change in time period? अगर आप सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डबल कर देते हैं तो उसके टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट होगा? If the length of simple pendulum become double, then its time period increase by अंडर रूट 2 टाइम। ठीक है, कितने टाइम इंक्रीज करेगा? अंडर रूट 2 टाइम इंक्रीज करेगा। अब किस तरह से इंक्रीज करेगा हम इसकी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमारे पास क्या आ रहा है कि सबसे पहले हमने क्या किया है, रिलेशन लिख लिया, t इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। कि फॉर एग्जांपल इनिशियल जब लेंथ एल थी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी था, तो टाइम पीरियड क्या था? टी। अब जब लेंथ क्या हो गई, लेंथ एल डैश पहले वाली लेंथ एल से डबल होगी, 2 टाइम ऑफ इनिशियल लेंथ, तो एल डैश आपके पास क्या आ गया? 2 एल। तो नेक्स्ट हमारे पास न्यू टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा? टी डैश के इक्वल होगा, जो कि हम फाइंड करने जा रहे हैं। टी डैश किसके इक्वल होगा? 2 पाई एल डैश ओवर जी का अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई एल डैश की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 2 एल, 2 एल अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 पाई अंडर रूट 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम अंडर रूट 2 को कॉमन ले लेंगे और बाकी क्या बच जाएगा? एल ओवर जी। मजीद फिर अंडर रूट ऑफ 2 को आप मुकम्मल जो रिलेशन बन रहा है उससे बाहर निकाल लेंगे और बाकी आपके पास जो ये रेड कलर में मैं शो करवा रहा हूँ, ठीक है, ये रेड कलर में मैं शो करवा रहा हूँ दोनों, तो ये दोनों क्या है? सेम। तो इट्स मीन आपके पास इसकी जगह हम ये रेड वाली जो मैंने राइटिंग में लिखा है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? सिर्फ इसकी जगह सिर्फ हम टी भी लिख सकते हैं। तो टी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2 टी। तो आपके पास यहाँ पर टाइम पीरियड कितने टाइम इंक्रीज हुआ? अंडर रूट ऑफ 2 टाइम। if the length of simple pendulum become double, then its time period increase by under root of 2 times. Next आपके पास 10.2 आ रहा है, a ball is dropped from a certain height onto the floor and keeps bouncing, is the motion of the ball simple harmonic? Explain। ठीक है, तो a ball drop from a certain height onto a floor and keep bouncing up and down, वो up and down बाउंसिंग कर रही है तो वो उसकी वाइब्रेटरी मोशन है, बट उसकी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। इट्स मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकॉज इट डज नॉट फुलफिल द नेसेसरी कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की नेसेसरी कंडीशन
को फुलफिल नहीं कर रही। तो उसकी कंडीशन आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन क्या है? सबसे पहले एक बॉडी एक मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रही हो। सेकंड आपके पास क्या है कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, ये सॉरी आपके पास द direction of acceleration is always toward the mean position, या the force acting on the body is always toward the mean position। तो बच्चे आपके पास जो बॉल अप एंड डाउन बाउंसिंग की वजह से ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे गिरती है, फर्श फर्श के ऊपर वो बाउंस करती है, बाउंस करने के बाद वो अपवर्ड जाती है, अपवर्ड जाने के बाद फिर वो दोबारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डाउनवर्ड आती है। तो इस सारे फिनोमेने में आपके पास कोई मीन पोजीशन नहीं बन रही। सबसे पहले क्या नहीं बन रही? मीन पोजीशन नहीं बन रही। और बाकी इसमें देखें तो आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जी की एक फिक्स वैल्यू होती है, जिस एक्सेलरेशन के साथ बॉल अपवर्ड जाएगी, जिस एक्सेलरेशन के साथ बॉल डाउनवर्ड आएगी। जबकि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या पढ़ा था कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो ये वाली भी कंडीशन इसमें कोई नहीं आ रही। तो इस वजह से आपके पास ये जो फ्लोर पर आपके पास बॉल की बाउंसिंग की वजह से जो अप एंड डाउन मोशन प्रोड्यूस होगी वो जस्ट वाइब्रेटरी मोशन होगी, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। इट डज नॉट ऑसिलेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट, रीजन बता दिए, इट डज नॉट ऑसिलेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट। और सेकंड आप ये भी लिख सकते हैं द इन दिस मोशन द एक्सेलरेशन इज रिमेन कांस्टेंट, बट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वी हैव स्टडीड दैट the magnitude of acceleration is directly proportional to the displacement from the mean position and direction of acceleration is always toward the mean position। ठीक है, ये मजीद अगर आप अपने आंसर को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ये भी लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास 10.3 आ रही है, अ स्टूडेंट परफॉर्म टू एक्सपेरिमेंट विद ए सिंपल पेंडुलम, ही शी यूज्ड टू बॉब्स ऑफ डिफरेंट मैसेज बाय कीपिंग अदर पैरामीटर कांस्टेंट, टू हिज आर astonishment the time period of pendulum does not pendulum did not change, why? तो पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो चेंज नहीं होगा, क्यों? एक स्टूडेंट है जो कि दो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और दोनों एक्सपेरिमेंट में पहले एक्सपेरिमेंट में बॉब का एक मैच रखते हैं, दूसरे एक्सपेरिमेंट बॉब का मैच जो है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, चेंज कर देते हैं तो क्या उसके टाइम पीरियड पर इफेक्ट होगा? तो टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है? टी इज इक्वल टू 2 पाई L/d। तो यहाँ पर टाइम पीरियड इनडिपेंडेंट अपॉन द मैस है। इट्स मीन दैट कि आपके पास अगर आप बॉब का मैस चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, टाइम पीरियड आपके पास कांस्टेंट रहेगा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये बात लिखी हुई है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट of mass of the bob। Time period of simple pendulum is given as t is equal to 2 pi L/g under root। Time period depend upon two physical quantity. First physical quantity length of simple pendulum and second gravitational acceleration g। The value of time period vary inversely with g। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग टाइम के इंडिपेंडेंट है। सो बाय चेंजिंग द mass of bob time period will not change। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 10.4, व्हाट टाइप ऑफ वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। तो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिसके एग्जांपल क्या क्या है? रेडियो वेव, टेलीविजन वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, लाइट वेव्स एंड हीट वेव्स। अब लाइट जो सन से आ रही है वो स्पेस से भी पास होकर आ रही है। वैक्यूम, स्पेस के अंदर क्या है? वैक्यूम, कोई भी गैस या मटेरियल आपके पास नहीं होता, फिर वो एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो फिर चलें गैसेज आ जाती हैं, एक मीडियम आ जाता है। बहरहाल लाइट को सूरज से ज़मीन तक आने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी तरह बाकी भी ये जो चार एग्जांपल आपके पास गिवन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, इनको भी इसी तरह ट्रैवलिंग के लिए, प्रोपगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो आपने डिफाइन भी किया था वो भी आपने इसी तरह से कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी material medium for their propagation wave। This wave consists of because this wave consists of electric and magnetic
फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि ये जो है वेव ये कंसिस्ट होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही होती है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है मजीद ये आपके पास जब इलेक्ट्रोडायनामिक्स के चैप्टर्स आएंगे तो उनमें आप स्टडी करेंगे, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उनकी डिटेल में हम रीडिंग करेंगे। और मजीद दोबारा से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थोड़ा सा टॉपिक आएगा तो उसमें भी ये डिटेल से बात होगी हमारी इंशाल्लाह, ठीक है। बहरहाल यहाँ पर आपका जो मेन पॉइंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। प्लेन वेव इन द रिपल टैंक, क्वेश्चन नंबर 5, प्लेन वेव्स इन ripple tank undergo refraction when they move from deep to shallow water. What change occur in the speed of wave? तो ये बड़ी डिटेल के साथ मैं बता चुका हूँ कि जब समुंदर के गहरे पानी से वेव जो हैं वो किनारे की तरफ कम गहरे पानी की तरफ आ रही होती हैं तो उनकी शिद्दत जो है वो कम होने लग जाती है। वो शिद्दत कम होती है इसका मतलब क्या है, उसकी वेवलेंथ भी कम हो रही है और उसकी स्पीड जो है वो भी कम होती है, कम होने लग जाती है। तो यही आंसर आपके पास यहाँ लिखा हुआ है कि जब वाटर वेव जो है वो डेप्थ वाटर से शैलो वाटर की तरफ जा रही होती है तो उसकी वेवलेंथ डिक्रीज होती है। जब वेवलेंथ डिक्रीज होती है तो उसकी वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। जबकि हमने रिपल टैंक में बताया था कि थर्ड चीज हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी होती है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहती है। क्यों कांस्टेंट रहती है? क्योंकि वाटर वेव जो रिपल टैंक के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं उस वाटर वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली वाइब्रेटर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। व्हाट इज वाइब्रेटर? वाइब्रेटर वो डिवाइस जो कि डिस्टरबेंस क्रिएट करके वाटर के अंदर वेव प्रोड्यूस कर रही है। द स्पीड, यही आंसर आपके पास लिखा हुआ है, रीड कर देता हूँ। द स्पीड ऑफ वेव इन वाटर डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ वाटर। व्हेन वाटर वेव के स्पीड ऑफ वाटर जो जो वाटर वेव की स्पीड है वो किस पर डिपेंड कर रही है? डेप्थ ऑफ द वाटर पर डिपेंड कर रही है। व्हेन वाटर वेव एंटर द रीजन ऑफ शैलो वाटर देयर वेवलेंथ डिक्रीजेज, तो उसकी वेवलेंथ क्या होने लग जाती है? डिक्रीज होने लग जाती है। बट द फ्रीक्वेंसी वाटर वेव रिमेन द सेम इन बोथ डीप एंड शैलो part of water because it is equal to the frequency of the vibrator. Frequency of the water wave in the ripple tank is remain constant in deep and shallow water, both part of the water, because the frequency of water wave is depend upon the vibrator which are placed in the ripple tank. So speed of wave decreases with decreases in the wavelength. तो ये लास्ट में रिलेशन है। यहाँ पर आपके पास v और वेवलेंथ के दरमियान क्या रिलेशन बन रहा है? डायरेक्टली रिलेशन बन रहा है। जब वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो आपके पास ऑटोमेटिकली वेलोसिटी जो है वो भी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। इसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास, सॉरी ये कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन ये मैंने खुद लिखे हैं कुछ आपके लिए, खुद से तैयार किए हैं। ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि पहले प्रीवियस बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। ये टोटल कितने हैं आपके पास? 21 शॉर्ट क्वेश्चन है। ये 21 शॉर्ट क्वेश्चन ये कोई एक टाइम से ज़्यादा आया हुआ है, ठीक है। कोई सिर्फ इनमें से हैं जो 1 या 2 टाइम आए हुए हैं और कुछ इनमें से हैं जो मोर देन 1-2 टाइम आए हुए हैं। बहरहाल आपके पास ये सारे वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड के पेपर्स में आ चुके हैं, तो ये आपने खुद करने हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारे हम जब आपको 1 बाय 1 लेक्चर हमने पढ़ा दिया है तो उसमें ये सारे डिस्कस हुए हुए हैं। अगर किसी के क्वेश्चन के समझ नहीं आ रही कि उसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है, तो वो आप फिर अपने टीचर्स जो आपके कंसर्निंग टीचर हैं उनके साथ आप क्वेश्चन करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। या आप मुझ तक मैसेज पहुंचा दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं खुद आंसर कर दूंगा आपको। लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास इसी तरह हैं। ये भी वो लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि पहले प्रीवियस बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये भी आपने करने हैं, ठीक है। ये जस्ट आपको नोट्स दे दिए गए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उस से आपको अंदाज़ा हो जाए और मेंटली तौर पर आप प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है बच्चे। आज का लेक्चर इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ रहे होंगे, इसी उम्मीद के साथ अल्लाह हाफिज़।